अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ को, जो कि पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आती हैं। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी थी। अब आपको आगे जो पढ़ाना है, हमारा आज का टॉपिक सीएसएस के सिलेबस के मुताबिक वो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। इसके मीनिंग्स, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन को हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें मालूम होनी चाहिए वो ये है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन अगर हमने पढ़ना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी क्या होती है। ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी वो सोसाइटीज़ होती हैं जिसके अंदर लोग अच्छे बॉन्ड्स में रहते हैं, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एक दूसरे के साथ, और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, चाहे वो गरीब हैं चाहे वो अमीर हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ रह के बहुत नॉर्म्स के अंदर और अपने कल्चर्स, रिच कल्चर्स के साथ रह रहे होते हैं, और वो अपनी सोसाइटी को छोड़ना नहीं चाह रहे होते। इसलिए क्योंकि उनका जीना मरना वहाँ पे होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपनी सोसाइटी को डेवलप करते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं, डेविएंट बिहेवियर्स को अडॉप्ट नहीं करते। ये है ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, ठीक है। लेकिन अगर वही सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो क्या होगा? सोचें, एक छोटी सी एग्जांपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक घर में रहते हैं, अगर सब लोग आपस में मोहब्बत से रह रहे हैं, अपने घर से प्यार करते हैं, तो वो सब के सब क्या चाहेंगे? वो यही चाहेंगे कि हमारा घर तरक्की करे, हमारा फैमिली मेम्बर्स सारे के सारे तरक्की करें। वो एक दूसरे की केयर भी करेंगे और एक दूसरे की नाराज़गी से भी डरेंगे। इन चीज़ों को आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि यही सब कुछ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी समझाती है। मैंने छोटे लेवल पे इस बात को आपको समझाने की कोशिश की। इसी तरीके से इसको अगर इंक्रीज़ करते चले जाएं तो क्या होगा? सोसाइटी के अंदर अगर हम अपने पड़ोसियों की तरफ जाएं, और नेबरहुड है, एक मोहल्ला है, उसके अंदर अगर वो लोग अपने मोहल्ले से प्यार करते हैं, आपस में उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, और उनके इलाके में अगर चोरी हो जाती है तो वो लोग क्या करेंगे? वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे चोर को ढूंढने के लिए, चोर को पकड़ेंगे, और अगर उनके हाथ वो चोर चढ़ जाता है, या कोई भी क्रिमिनल जिसने उस सोसाइटी के अंदर किसी मेंबर के साथ क्राइम किया है, अगर वो उन्हें मिल जाता है तो वो मिल के उसको पनिश करेंगे। ऐसा ही है ना जी। तो ये तो ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर होगा, लेकिन अगर डिसऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के अंदर ऐसा हो गया तो किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। जब ऐसा नहीं होगा, लोग एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे, उनके बॉन्ड्स वीक होंगे, तो क्या होगा? क्राइम रेट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि क्रिमिनल्स को मौका मिल जाएगा, वो क्राइम करेंगे और उन्हें कोई खौफ भी नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि अगर सोसाइटी के अंदर लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रह रहे, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, तो क्या होगा कि क्राइम रेट इंक्रीज़ होगा। और हम लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं, स्पेशली फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी और लाहौर, इनके जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनके अंदर अगर हम गौर करें तो वहाँ पे लोग डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रह रहे होते हैं, जहाँ पे उनको जॉब्स वगैरह की फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं या इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे लोग डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रह रहे होते हैं। वहाँ पे दो किस्म की क्लासेस रह रही होती हैं, एक अमीर लोग रह रहे होते हैं और एक गरीब लोग रह रहे होते हैं एक ही मोहल्ले के अंदर। जो परमानेंट रेजिडेंशियल्स हैं वहाँ के, वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं, और कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किराएदार बन रहे हैं और जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसके अंदर? सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड है। अब जो बंदा किराए पे रहने आ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये मेरा मोहल्ला तरक्की करे या ना करे? उसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वो उसके आस पड़ोस के लोगों के साथ, क्योंकि रिलेशन कोई नहीं है, ना उसकी रेस मिलती है, ना उसकी लैंग्वेज मिलती है, और गुर्बत का भी आंसर है, और वो फॉर द टाइम बीइंग वहाँ रहने आया है, तो उसे उस एरिए से कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेम गोज़ टू द पॉलिटिकल लीडरशिप। वो लोग भी उस एरिए के ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे हमारा वोट बैंक भी सही नहीं है। तो इससे क्या होता है
कि वो सोसाइटी मज़ीद डिसऑर्गेनाइज्ड होनी शुरू हो जाती है, लोग वहाँ से नकल मकानी भी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर क्राइम रेट इसलिए इंक्रीज़ होगा क्योंकि सोसाइटी की आपस में किसी किस्म की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, किसी को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पॉवर्टी ज़्यादा होगा, रेजिडेंशियल टर्नओवर ज़्यादा होगी, वहाँ पे एथनिसिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पैदा होगी। जब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगी तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ कंट्रोल होगा। लॉस ऑफ कंट्रोल कैसे होगा कि देखें ना, अगर हम ऑर्गेनाइज वे में रह रहे होते हैं तो हमारा सोशल कंट्रोल बहुत बेहतर होता है। हमारा एक दूसरे बुराइयों को बुराइयां मिलजुल के कहते हैं और किसी की अच्छाई की तारीफ़ भी मिलजुल के करते हैं, और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की ईज़ का ख्याल भी रखते हैं। लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड इलाकों में जहाँ पे हम लोग को आपस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे क्या होता है। इसकी वजह से गैंग्स बनते हैं, डेलिकेंट बिहेवियर्स बनते हैं और डेलिकेंट ट्रेडिशंस प्रमोट होती हैं। तो ये सब चीज़ें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो ये थ्योरी दी थी क्लिफर्ड शॉ और हेनरी मैके ने शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। शिकागो के ऊपर उन्होंने स्टडी भी की थी और नेबरहुड को स्टडी किया उन्होंने, क्राइम रेट के इंक्रीज़ को स्टडी किया, जिसमें उन्हें पता चला कि जो रैपिड पॉपुलेशन जिस एरिया में बढ़ रही है वहाँ पे सोसाइटीज़ डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रहती हैं। दूसरा उसने बताया कि जहाँ पे सोशल वेलफेयर की कमी है वहाँ पे भी सोसाइटीज़ डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रहती हैं। उसने बताया कि जब सोशल कैपिटल कम होगा तो भी डिसऑर्गेनाइजेशन फैलेगी। पॉलिटिकल निगलेक्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वहाँ पे पॉलिटिकल निगलेक्ट भी होगा। लोकल अनएम्प्लॉयमेंट भी शुरू हो जाएगी क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पे ऑफेंडर्स का भी तादाद बढ़ेगी और आप देखें कि उन एरियाज़ के अंदर मकानों के किराए भी ज़्यादा होते हैं। तो क्या होगा, पॉवर्टी बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स जब हम क्राइम को पढ़ते हैं तो अगर हम क्राइम की माँ को ढूंढना चाहें तो हम कहते हैं पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स। तो ऐसे एरियाज़ को आपने देखा होगा वहाँ पॉवर्टी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से क्राइम कॉज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांजिशनल नेबरहुड की वजह से भी होता है। ये एरियाज़ चेंज फ्रॉम एफ्लुएंस टू डिके। देखें इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पिछले दिनों वाना वज़ीरिस्तान के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे सोसाइटी, पहले वो लोग बड़े नॉर्म्स में रहते थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, लोगों के पास अर्निंग भी थी, अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे ड्रोन अटैक्स वगैरह हुए। तो लोगों का जो पहले तो उनके पास उनका रिच कल्चर भी था, उनके पास पैसा भी होता था, लेकिन जैसे ही हालात शुरू हुए तो क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों के हालात एकदम से पस्त हाल हो गए वो। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ गया, टेररिज्म इंक्रीज़ हुई, वहाँ पे टीनेज गैंग्स डेवलप होते हैं। लियारी का एरिया आप देख लें, कराची के अंदर लियारी के एरिया के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो उससे क्या होता है, लोग अपने सर्वाइवल के लिए, अपने डिफेंस के लिए फिर गैंग्स को ज्वाइन करना शुरू करते हैं और इससे क्राइम रेट इंक्रीज़ होता है। कल्चरल ट्रांसमिशन भी होती है जिसके अंदर आपके ऊपर इन्फ्लुएंट होता है डेलिक्वेंट कल्चर का। लाइक आपके लोग अडॉप्ट कर लेते हैं दूसरे कल्चर्स को, जो गैंगस्टर्स के कल्चर्स होते हैं, क्रिमिनल्स के कल्चर्स होते हैं, उन्हें लोग अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। सोशल कंट्रोल कम हो जाता है आपका उसकी वजह से भी। और फिर रिलेटिव डिप्रीवेशन भी होती है जिसके अंदर जहाँ पे गरीब अमीर लोग होते हैं, जब वो आपस में आप एक दूसरे का तकाबली जायज़ा लेते हैं और वो ये नोटिस करते हैं कि यार ये अमीर हैं और हम गरीब हैं तो हमें भी इनकी तरह होना चाहिए, तो उसके लिए वो रास्ते अडॉप्ट करते हैं, शॉर्टकट्स लगाने की कोशिश करते हैं, क्राइम करते हैं और वहाँ पे क्राइम रेट इंक्रीज़ होता है। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है वो कहती है कि द कम्युनिटी इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड विच लीड्स, इफ़ द कम्युनिटी इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड इट विल लीड टू एंटी सोशल बिहेवियर एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़। बड़ी डिटेल से मैंने आपको इसको समझाया, अब तो समझना आसान हो गया होगा इंशाल्लाह कि जब कम्युनिटीज़ डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं तो उससे एंटी सोशल बिहेवियर्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का इंक्रीज़ होता है। ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज कहती हैं। ब्रेक डाउन इन सोशल कंट्रोल ऑफ द कम्युनिटी leads to antisocial behavior, criminal activities। तो
ये सब चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं इंटर सिटी एरियाज़ के अंदर या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे आप देखें कि जहाँ पे परमानेंट रेजिडेंशियल्स कम होते हैं, तो वहाँ पे ये पिक्चर मैंने शो किया, इस किस्म के हालात होते हैं कि किसी को उसकी परवाह नहीं होती। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ये स्टेट करती है कि जो सोसाइटीज़ डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार होंगी वहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा होगा। उसके अंदर इंडस्ट्री एरिया मैंने आपको पहले बता दिया, स्मोक एंड जो नॉइज़ वगैरह। फिर एक और चीज़ भी होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड जो एरियाज़ होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि हर वक्त शोर, धुआं, लड़ाइयाँ ये ज़्यादा हो रही होती हैं। तो यहाँ से भी लोग क्राइम्स को लर्न करते हैं और क्रिमिनल गैंग्स को भी ज्वाइन करते हैं। कराची के एरिया में काफ़ी अर्सा जब MQM का दौर रहा तो आपने देखा कि उन गलियों में, उन मोहल्लों के अंदर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा थी और लोग गैंग्स को ज्वाइन करते थे। किस चीज़ के लिए? अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने प्रेशर के लिए भी और अपनी सेफ्टी के लिए भी। तो इससे क्या हो रहा था, वहाँ पे क्राइम रेट इंक्रीज़ हो रहा था। तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है आपको ताकि आपको रिटन मटेरियल भी मिल जाए। तो इसको आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ग्रू आउट ऑफ द रिसर्च कंडक्टेड इन शिकागो बाय शॉ एंड मैकले। शिकागो के हालात 1942 के अंदर कुछ इस किस्म के हो गए थे जितना मैंने आपको पीछे बताया। तो वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही थी कि शिकागो के अंदर अचानक से इतना क्राइम रेट क्यों इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया था तो लोग वहाँ पे मूव करके आ रहे थे। तो शिकागो और मैके ने शॉ और मैके ने वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट की कि हमें मालूम पड़े कि क्राइम रेट क्यों इतना इंक्रीज़ हुआ है। तो जब उन्होंने वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट की तो वहाँ से उन्हें मालूम हुआ उन सारे फैक्टर्स का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए। तो मेजर ऑफ 3 सेंट्रल थ्योरेटिकल एलिमेंट्स इन शॉ एंड मैके सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव्स क्या थे? पॉवर्टी थी, रेजिडेंशियल मोबिलिटी थी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करते थे और वो अपने उस सोसाइटी के अंदर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये मैंने आपको बताया। और फिर रेशल हेट्रोजेनिटी थी, ठीक है। तो एंड द वेरिएबल्स फ्रॉम द सब कल्चर ऑफ वायलेंस, सोशल कंट्रोल एंड अपॉर्चुनिटी, उन्हें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है क्राइम ऐसे एरियाज़ में क्राइम करने की। तो पर्सपेक्टिव्स आर इंक्लूडेड इन दिस रिसर्च। So the social disorganization theory is a theory developed by Chicago School related to ecological theories. The theory directly links crime rates to neighborhood ecological characteristics or core principle of social disorganization theory that states location matters. तो जो इसका कोर प्रिंसिपल है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का, वो क्या है कि लोकेशन मैटर्स। तो लोकेशन के हिसाब से भी क्राइम रेट का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, ये बताना चाहती है आपको सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सनस रेजिडेंशियल लोकेशन इज़ अ substantial factor shaping the likelihood that person will become involved in illegal activities. The theory suggests that among determinants of person's later illegal activity, residential locations is as significant as or more significant than the person's individual characteristics. वो जो हमने पिछली थीरीज़ के अंदर पढ़ा कि एज, जेंडर, ठीक है, तो वो कहता है कि इस इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा आपका जो सोसाइटी का जो डिसऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर है आपके ऊपर, इम्पैक्ट जो है वो भी आपको क्रिमिनल बनाता है। फॉर एग्जांपल, द थ्योरी सजेस्ट दैट यूथ्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड नेबरहुड पार्टिसिपेट इन सब कल्चर which approves of delinquency, and that these youths thus acquire criminality in this social and cultural settings. ये आपके लिए अगर आप इसको राइट करेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा होता है इस तरह से। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी या सारे डिटेल से मैंने बता दिया कि द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज़ अ थ्योरी डेवलप्ड बाय शिकागो स्कूल ऑफ थॉट, शिकागो स्कूल रिलेटेड टू इकोलॉजिकल थ्योरीज।
The theory directly links crime rates to a neighborhood, ecological characteristics, or core principles of social disorganization theory that states location matters. ये मैंने आपको सारा बता दिया. अब आगे चलते हैं. आगे क्या है कि इस थ्योरी को किन किन लोगों ने कब कब दिया. 1955 के अंदर रॉबर्ट ई लिफेरस ने दिया. 1969 के अंदर शॉ एंड मैके ने दिया. और बेरसिक एंड ग्रेस्मिक ने 1993 में दिया. तो इस जो थ्योरी के जो फादर हैं वो हैं क्लिफोर्ड शॉ और हेनरी मैके. ठीक हो गया. ये इसके अंदर एक चीज़ जो उन्होंने डिस्कस की कि डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं जो लीड करते हैं क्राइम की तरफ. कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से इंसान क्राइम करता है. फैमिली प्रोसेसेस, मैंने आपको बताया कि घर के अंदर ही अगर लोगों को इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो लोग उनकी बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाती है, तो भी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तरफ चलते हैं. नेबरहुड प्रोसेस में मैंने बताया कि अगर मोहल्लों के अंदर आपस में लाइक उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उससे भी आप क्रिमिनलिटी इंक्रीज़ होती है, वहाँ पे चांसेस होते हैं ज़्यादा होने के. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन अगर हो रही है तो भी आपके यहाँ क्राइम के इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं. उम्मीद है आपको सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा. और इसके साथ हमारा लेक्चर भी ख़त्म होता है. अगला टॉपिक हमारा इंशाल्लाह है स्ट्रेन थ्योरी. और कमेंट्स में काइंडली मुझे बता दीजिएगा अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो इंशाल्लाह आई विल सॉल्व इट. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.